हेलो एवरीवन। यांशु चंगजी को हॉस्पिटल में लेके आती है। यहाँ पे एक रिपोर्टर भी अपनी किसी काम की वजह से आया हुआ था, जो कि जब यांशु सारे केस के बारे में पुलिस को बताती है तो ये सारी बात काफ़ी ध्यान लगा के सुन रहा था। देन यांशु गुजिन को भी यहाँ पे बुला लेती है, जो कि उसे चेंज करने के लिए कहता है, ये बोल के कि अगर चंगजी उठने में तुम्हें इस हालत में देखेगा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यांशु को इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि अगर चैंगजी के कहने पे वो उसके साथ घर चली जाती तो शायद चैंगजी के साथ ये सब कुछ ना होता। एंड ये सब याद करके वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। देन वो गुजिन को भी सब कुछ बताती है कि चैंगजी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। गुजिन भी इसे समझाता है कि इन दोनों को हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन इन सारे मैटर्स को छोड़ के अभी यांशु के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि चैंगजी ठीक हो जाए। यांशु को रोते हुए गुजिन उसे चुप कराने की कोशिश करता है एंड पीछे से रिपोर्टर ये सारी कुछ चीज़ देख रहा था। कुछ टाइम बाद जब चैंगजी को होश आता है तो वो सबसे पहले यांशु को यही बताता है कि भले ही मिसेस गो ने मुझे तुम्हें लाइक करने के लिए कहा हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। यांशु भी इसकी बातों को समझ जाती है, लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है कि चैंगजी को ये नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ जब वो हॉस्पिटल में आया। देन यांशु से याद दिलाती है कि कुछ गैंगस्टर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। चैंगजी को हॉस्पिटल अच्छे नहीं लगते, वो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन यांशु से रोक के रखती है। एंड देन डॉक्टर्स के चेकअप्स के लिए आती है तो काफ़ी नॉर्मल था। यांशु डॉक्टर से भी इस बारे में बात करती है कि उसे रात के इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन डॉक्टर के सारे चेकअप्स नॉर्मल थे, इसलिए उसे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। गुजिन यांशु के लिए एंड चैंगजी के लिए नए कपड़े लेके आता है एंड ये रिपोर्टर ये सब कुछ भी कैप्चर कर रहा था। देन चैंगजी अपने कपड़े पहन के कंपनी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। गुजिन को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो ऐसी हालत में भी कंपनी में जा रहा है, लेकिन कंपनी में पहुंचने पर मिसेस गू तो उस पर इस बात पे परेशान होती हैं, उस पर गुस्सा होती हैं कि वो इतना बोल्ड कब से हो गया कि अपनी कंपनी के मैटर्स को छोड़ के गैंगस्टर्स के साथ लड़ता फिर रहा है एंड इस सब से उसकी कंपनी की इमेज खराब होगी। एंड ये तो ये भी कहती है कि कहीं ये सब तुम्हारे यांशु के साथ रहने से तो नहीं है। खैर, तुम्हें उसे डेट करने का सिर्फ नाटक करना है, रियल में इसके चक्कर में मत फंस जाना। चैंगजी से यहाँ पे बताने भी वाला था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना ही यहाँ से चली जाती हैं। ये रिपोर्टर की कंपनी में भी पहुँच जाता है, जहाँ पे कुछ कंपनी मेंबर्स यांशु एंड चैंगजी के बारे में बोलते हैं, गाँव का भी नाम ले रहे थे। इसलिए रिपोर्टर जाके पकड़ता है गाँव को एंड उसे ये बोल के पटाता है कि मैं सभी अच्छी कंपनीज के सेक्रेटरीज का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ एंड तुम इनमें से एक हो। बेचारा गाँव भी उसकी बातों में आ जाता है एंड इसके बाद उसकी आंखें अगले दिन जाके खुलती हैं, जहाँ पे उसे ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि यांशु ने हलीना के प्यार को चुरा लिया। एंड अब गू फैमिली में एक लव ट्रायंगल चल रहा है कंपनी के हायर, कंपनी के प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरी के बीच। एंड इसके नीचे साफ शब्दों में ये भी लिखा हुआ था कि सारी इन्फॉर्मेशन उसी कंपनी में काम करने वाले गाँव ने दी है, जो कि रिपोर्टर ने उसे शराब पिला पिलाकर निकलवा ली थी। गाँव को अच्छी तरह से पता चल गया था कि उसकी नौकरी तो उसके हाथों से गई। उसे चैंगजी को शांत करने का एक ही रास्ता था, यांशु, जिसपे वो कॉल करके उसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी खुद इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी ही गलती के बारे में उसे बता सके। मिसेस गू को भी सारी न्यूज़ पढ़ के काफ़ी गुस्सा आता है कि उनकी कंपनी का नाम बुरा हो रहा है। एंड जब यांशु भी इस न्यूज़ के बारे में पढ़ती है तो उसे गाँव पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। गाँव बेचारा बच बचाते हुए किसी तरह कंपनी में आता है, लेकिन चैंगजी को अब तक उसके कांड के बारे में पता नहीं चला था, जबकि यांशु को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड चैंगजी को इन दोनों के बीच की खिटर पिटर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब पता चलता है तो गाँव पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। उसके हिसाब से ही सही हुआ था, क्योंकि अब उसे अपने यांशु के रिलेशनशिप के बारे में किसी से छुपाना नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि मिसेस गू यहाँ पे टपक पड़ती है एंड यांशु को हमेशा की तरह सुनाना स्टार्ट कर देती हैं। देन यांशु के जाने के बाद ये चैंगजी से कहती हैं कि जिस कंपनी ने न्यूज़ इशू की है तुम्हें इस पर केस करना चाहिए, लेकिन चैंगजी कहता है कि जब ये सब कुछ सच है तो हमें उन पर केस क्यों करना चाहिए। मिसेस गू को काफ़ी गुस्सा आता है सच को जान के कि वो सच में उसे डेट कर रहा है। वो उसे कहती है कि अब उसे यांशु से अलग हो जाना चाहिए, लेकिन चैंगजी उसे बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मिसेस गो चैंगजी की शादी एक ऐसी लड़की के साथ कराना चाहती थी जिससे कि उन्हें बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो, लेकिन चैंगजी उन्हें साफ साफ बोल देता है कि मैं अपनी शादी को बिजनेस के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। देन मिसेस गो से ये बोल के चली जाती हैं कि अगर ऐसा है तो तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी हाथ धो दोगे। डेविड को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी अंशु को चिढ़ाता है और इसके साथ मजाक करता है कि वो तो दिनों दिन फेमस हो गई है। एंड उसकी मॉम को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि एक नॉर्मल गुजिन को छोड़ के यांशु ने अजीब से चैंगजी को क्यों चुना। चैंगजी कंपनी को लेके एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाला था, लेकिन मिसेस गो उसे मना कर देती है एंड सभी को बताती है कि अगली मीटिंग में वो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए कोई अनाउंसमेंट करेंगी।
यानी कि ये चैंगजी के लिए ही होने वाली थी। एंड देन चैंगजी को भी 3 दिन देती हैं कि या तो वो कंपनी को चुने या तो फिर यांशु को। लेकिन चैंगजी को 3 दिनों की जरूरत नहीं थी। वो आज उसे बोल के चले जाता है कि उसने यांशु को चूज किया है। इस सब के बारे में जब यांशु को पता चलता है तो उसे चैंगजी की काफी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि उसे पता था कि ये कंपनी उसके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। तभी मिसेस गू यांशु को बुला के उसे कहती हैं कि देखो, तुम्हारे वजह से वो कंपनी से अलग हो रहा है, एंड अब जब वो कंपनी से ही अलग हो जाएगा तो तुम्हारे पास भी उसे डेट करने का कोई रीजन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम तो उसके पैसों को प्यार करती हो जो कि उसके पास नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन यांशु उसे बोल देती है कि आपका हो गया ना, दरअसल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे कंपनी में बहुत सारे काम हैं। यांशु अपने फ्रेंड डेविड को बजा के ये सारी बात बताती हैं। लेकिन तभी वहाँ पे चैंगजी आके डेविड को कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तभी तुम इसके साथ ड्रिंक कर रहे हो। एंड देन वो यांशु को यहाँ से लेके चला जाता है। मिसेस गू को उम्मीद थी कि वो चैंगजी यांशु को छोड़ के कुछ दिनों में वापस कंपनी में आ जाएगा, इसीलिए वो ये बोल के कि चैंगजी को मैं कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा रही हूँ, गुजिन को कंपनी का प्रेसिडेंट बना देती है। इस बात के बारे में जब गुजिन को पता चलता है तो अपनी दादी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि अभी वो कंपनी में इतना एबल नहीं था कि वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन सके। बट उसकी दादी कहती है कि कब तक मैं अपनी कंपनी किसी आउटसाइडर को देके रखूंगी। गुजिन इन्हें कहता भी है कि चैंगजी आउटसाइडर नहीं है, वो हमारे फैमिली का हिस्सा है, लेकिन ये काम आने वाली थी। यांशु को इस बात पे चैंगजी के लिए काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो चैंगजी से कहता है कि बचपन में मैं एंड गुजिन यहाँ पे हमेशा आया करते थे, लेकिन मिसेस गू हमें हमेशा ही मना करती थी। मुझे ये जगह काफ़ी पसंद थी, लेकिन कंपनी के काम की वजह से फिर मैं यहाँ पर मुझे आने का कभी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब जब मुझे यहाँ से छुट्टी मिली है तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चैंगजी ऐसा जता रहा था जैसे उससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये तो यांशु को भी पता था कि चैंगजी को इस कंपनी से कितना ज़्यादा लगाव है। एंड चैंगजी डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चले जाएंगे। एंड अब गुजिन के तो प्रेसिडेंट बन के भी वही पुराने वाले हाल थे, वो किसी भी काम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के उन पे साइन करने थे, इसलिए वो चैंगजी को बुलाता है कंपनी में वापस आने के लिए। लेकिन चैंगजी उसे बता देता है कि वो तो वेकेशंस के लिए जा रहा है। गाँव से प्रवचन दे ही रहा होता है कि आपको काम करना चाहिए ये वो, इसीलिए गुजिन उसे बोल के चला जाता है अपनी जगह उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए। गुजिन यांशु के पास जाता है हेल्प लेने के लिए, लेकिन वो भी कुछ दिनों की छुट्टी लेके जा रही थी। गुजिन उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो वेकेशंस पे ना जाए, क्योंकि वो कंपनी में अकेला रह गया था। लेकिन यांशु से समझाती है कि जब चैंगजी इतने दिनों से बिना किसी छुट्टी के कंपनी संभाल रहा था तो क्या वो नहीं संभाल सकता। चैंगजी वेकेशंस की पैकिंग कर ही रहा होता है कि गुजिन वहाँ पे आके उसे कहता है कि तुम कंपनी में वापस क्यों नहीं जा रही, तुम्हें तो सूट ही नहीं करता कि तुम छुट्टियों पे जाओ, तुम तो बने ही काम के लिए हो। लेकिन चैंगजी मिसेस गू के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाने वाला था। अब गुजिन ने तो अपने सारे काम की जिम्मेदारी गाँव को सौंप दी थी, एंड उसकी सारी जिम्मेदारी ले लेती है उसकी गर्लफ्रेंड। यानी कि इन सभी ने मिलकर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ा रखी थी। एंड जहां एक तरफ यांशु एंड चैंगजी आराम से छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ गुजिन को डांट सुननी पड़ती है सभी बोर्ड मेंबर्स से कि उसने फालतू के प्रोजेक्ट्स पे भी साइन कर रखे हैं, जो कि उनकी कंपनी को किसी भी कीमत पे नहीं करने चाहिए थे। इनकी डांट सुन के गुजिन को बड़ा ही बुरा लगता है। वो अपनी सारी टेंशन मिटाने के लिए अपनी दोस्तों को ड्रिंक के लिए बुलाता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स तो अपने साथ कुछ गर्ल्स को भी लेके आ जाते हैं। ये सब कुछ गुजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ से जाके जूनिया को मिलने के लिए बुलाता है। जूनिया भी काफ़ी तैयार होकर उसके साथ जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे देख लेती है। देन गुजिन उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है कि उसके साथ कंपनी में कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है एंड उसे चैंगजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। जूनिया को भी बात काफ़ी अच्छी लगी थी कि गुजिन ने अपने ऐसे टाइम में उसे याद किया। जहाँ नेक्स्ट डे जूनिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी तो अंशु की मॉम को उस पर गुस्सा आ रहा था एंड उसे कहते हैं कि तुमने अंशु के बॉयफ्रेंड को उससे छीन ही लिया। जूनिया भी इस पर बोल देती है कि हाँ, तुमने मेरे पापा को मुझसे छीना था, इसलिए मैंने तुम्हारी बेटी के बॉयफ्रेंड को उससे छीन लिया। उसके बाद उसके पापा भी सुन लेते हैं। यांशु की मॉम काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि उसे इस घर में कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसलिए मिस्टर हान भी डिसाइड करते हैं कि दोनों भी वेकेशंस के लिए जाएंगे, जबकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। चैंगजी और यांशु भी अपनी छुट्टियां अच्छे से मना रहे थे, जहाँ पे चैंगजी उससे पूछता है कि तुम गुजिन के साथ यूजुअली क्या क्या एक्टिविटीज़ करती थी। चैंगजी को भी यांशु के पास के साथ इन्वॉल्व होना था, इसीलिए वो ये सब उसके साथ दोबारा करना चाहता था। यांशु से बताती भी है कि वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश और बोरिंग था, लेकिन चैंगजी तो करना चाहता था, इसलिए यांशु से सबसे पहले स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा छोटी आई थी। लेकिन चैंगजी को भी ये सब कुछ करना पड़ रहा था क्योंकि उसने अंशु को बोला था, इसलिए वे मना भी नहीं कर पा रहा था। ये दोनों स्केटिंग के लिए भी जाते हैं, जबकि चैंगजी को स्केटिंग करनी नहीं आती थी।
वो ऐसे स्केटिंग करते टाइम नीचे गिर जाता है लेकिन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। यांशु किसी तरह से उठाते है लेकिन उसके सामने काफी ज्यादा विजन्स आ रहे थे, एक बच्चे और उसकी मॉम के। इस सब पे उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है लेकिन वो यांशु को इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताता। यांशु चैंगजी के जर्मोफोबिक होने का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है एंड चैंगजी उसे यही भी बताता है कि मुझे झूठों से भी एलर्जी है, लेकिन यांशु इस बात को सीरियस नहीं लेती। वो सोचते हैं कि चैंगजी मजाक कर रहा है। सभी बोर्ड मेंबर्स मिसेस गू से शिकायत करते हैं कि उन्हें चैंगजी को वापस बुला लेना चाहिए क्योंकि गुजिन अभी इस कंपनी को संभालने के लायक नहीं हुआ है। गुजिन भी इस बात से एग्री करता है लेकिन मिसेस गू नहीं मानती एंड कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर उन्हीं के थे, इसलिए बाकी मेंबर्स को भी उनकी बात माननी पड़ती है। यांशु ऐसे ही मजाक में वेटर को सुनाने के लिए एंड चैंगजी को चिढ़ाने के लिए बोल देती है, 谢谢你昨天晚上陪我，这是给你的报酬。 लेकिन उसके इस झूठ का रिएक्शन हो कि चैंगजी वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। देन किसी तरह से वेटर से दवाई दिलाई जाती है एंड उसे अब की बार फिर से वही विजन आता है जिसमें एक बच्चे की मॉम की डेथ हो गई थी। यांशु चैंगजी से माफी मांगती है जिसके एक झूठ की वजह से ये सब कुछ हो गया था क्योंकि उसे चैंगजी की बात सिर्फ मजाक लगी थी। चैंगजी यांशु को बताता है कि सिर्फ उसी की झूठ की वजह से चैंगजी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होते हैं जबकि बाकियों के झूठ पे इतना कुछ नहीं होता। यांशु को भी वो सब याद आता है एंड उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी एक झूठ की वजह से चैंगजी की इतनी बुरी हालत हो गई थी। चैंगजी यांशु को जब अपने सपने के बारे में बताता है तो यांशु से कहते हैं कि कहीं वो तुम ही तो नहीं थे, लेकिन ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि चैंगजी को अपनी पहली मेमोरीज के बारे में कोई भी याद नहीं था एंड उसे मिसेस गो ने सिर्फ इतना बता रखा था कि उन्होंने जब उसे अडॉप्ट किया था तो उसके पेरेंट्स ने उसे अबेंडन कर रखा था एंड इस बात पे चैंगजी खुद भी विश्वास करना नहीं चाहता था। एंड यहाँ पे फिर से वही अजीब बात हुई थी कि चैंगजी को अपनी बेहोशी से पहले का कुछ भी याद नहीं था। चैंगजी की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी कि वो एक एक्सीडेंट से भी मुश्किल से बचता है एंड देन यांशु को ही कार चलाने के लिए कहता है। यांशु चैंगजी के मना करने के बावजूद भी उसे हॉस्पिटल में लेके आ जाती है, लेकिन लिफ्ट में फिर से उसे यही सब दिखाई देने लगता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। चेकअप्स के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद उसे सिलेक्टिव एमनेशिया हो गया है, जिसमें कि वो मेमोरीज जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी होती हैं हम उन्हें याद नहीं रखना चाहते, इसीलिए वो हमारी मेमोरी से हमेशा के लिए इरेज हो जाती हैं। इसीलिए चैंगजी को उसके बचपन का कुछ भी याद नहीं है। चैंगजी इन मेमोरीज को जानना चाहता था, लेकिन इसका सिर्फ एक ही तरीका था, हिप्नोटाइज करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की था क्योंकि डॉक्टर से बताते हैं कि इसके बाद उसकी सारी मेमोरीज भी वापस जा सकती हैं। लेकिन चैंगजी को अपनी मॉम एंड अपने पास के बारे में जानना था एंड वो 20 साल पहले उस एक्सीडेंट के बारे में जांच पड़ताल करना स्टार्ट करवा देता है। यांशु उसे अभी ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना करती है, लेकिन चैंगजी वैसे भी फ्री था, इसीलिए उसे सब कुछ अभी करना था। मिस्टर हान जो कि अपनी वेकेशन से वापस आ रहे थे, उनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ जाती है एंड डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। जूनिया आके मिसेस हान पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं कि जब उन्हें मिस्टर हान की तबीयत का पता था फिर भी उन्हें वेकेशंस के लिए क्यों लेके गई। जूनिया को लग रहा था कि शायद ये अपने जूनिया के पापा को मारना चाहती हैं जिससे उनकी सारी प्रॉपर्टीज एकदम से उनके हाथों में आ जाए। यांशु चैंगजी से कहते हैं कि तुम्हें अपनी बैड मेमोरीज को वापस लेके नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा ऐसी मेमोरीज को भूल ही जाना चाहिए। जैसे कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बचपन के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे मिस्टर हान की तबीयत के बारे में बता देती हैं। यांशु के हॉस्पिटल में पहुँचने पर जूनिया कहती है कि तुमने अपनी बेटी को भी एकदम बुला लिया, तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं? क्या तुम इन्हें मरा समझकर इनकी प्रॉपर्टीज़ हड़पना चाहती हो? यांशु इन दोनों के लिए खाना लेने के लिए जाती है, जहाँ पे वो चैंगजी को बताती है कि उसने पहली बार अपनी मम्मी को किसी के लिए इतनी चिंता देखी है, यानी कि उनके अंदर मिस्टर हान के लिए सच में फीलिंग्स होंगी। गुजिन को भी गांव से पता चलता है कि मिस्टर हान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो भी यहाँ पे मिलने के लिए आता है, जहाँ पे जूनिया काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, इसलिए गुजिन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। चैंगजी मिसेस गू से आके पूछता है कि मैं इतने अच्छे से कंपनी को संभाल रहा था, लेकिन आपने मुझे कंपनी से हटा दिया, क्या इसका रीज़न सिर्फ यांशु ही है या फिर कुछ और भी है? मिसेस गू चैंगजी को बताती हैं कि और कोई रीज़न नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैंने तुम्हें हटा दिया। देन चैंगजी उनसे ये भी पूछता है कि क्या आपके पास मेरी बचपन की कोई फ़ोटो है, लेकिन मिसेस गू इससे भी बोल देती हैं कि तुम्हें बचपन में फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मेरे पास तुम्हारी एक भी पिक नहीं है एंड उसे यहाँ से जाने के लिए कहती हैं। अब तो चैंगजी डिसाइड कर ही लेता है कि वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेगा अपनी मेमोरीज गेन करने के लिए।